चलिए दोस्तों, डेली मैथ्स प्रैक्टिस सेट 11 में आपका स्वागत है। एक करके सारे सवालों को देखते हैं। हमारे पास जो पहला सवाल दे रखा है दोस्तों, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है, फिर भी उसे 35% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम हो जाता है और वह उसे उसी अंकित मूल्य पर 37.5% की छूट देकर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपका क्या क्या बनेगा दोस्तों? तो अगर CP आपका 100 है, तो MP पर हमने 25% की छूट दिया, यानी कि MP का 75% यानी कि 3/4 कितना हो जाएगा? अगर CP 100 है तो 100 का 35% लाभ इसका विक्रय मूल्य बताएगा 135/100। ये आपका आ गया विक्रय मूल्य। ये खत्म हो गया। ये कितना कट गया? 3 चौका 12, 3 पचे 15, यानी कि MP का मान आ गया आपका 45 चौका 180। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम होता, अगर CP आपका कितना हो जाता? 100 की जगह 90 हो जाता, तो SP आपका कितना बनेगा? MP का छूट परसेंट, तो MP का छूट कितना दे रहा है? 37.5%। ये कितना हो जाएगा? 180 का 37.5% का मतलब 3/8, यानी कि 5/8 पे वो बेच रहा है। ठीक है, तो ये इसका हम निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट परसेंट SP माइनस CP कितना हो जाएगा? इसको 4 से काट दीजिए तो 45 बार में कट जाएगा। 4 दूनी 8, 45 बचे 225/2, 225/2 माइनस 90/CP 90 और गुना 100 आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 225 में से 180 जाएगा, फिर 45 बटा 180 और गुना 100, ये कट जाएगा 4 बार में और ये 25 बार में। ठीक है, तो 25% आपका प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति सुबह 7 बजे शहर जे से निकलता है और शाम 5 बजे शहर के पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति शहर के से शाम 4 बजे निकलता है और रात 10 बजे शहर जे पहुंचता है, तो वे लगभग किस समय पर मिलेंगे? तो इस सवाल को हल करने का टेक्निक क्या है कि जो समय है उसका रेशियो हम डिस्टेंस लिखें, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस मेंशन नहीं है। तो जो समय देखिए, यहाँ पर 7 बजे से 5 बजे पहुँच रहा है, टोटल कितना घंटा हो गया? 10 घंटा। और ये व्यक्ति 4 बजे निकल रहा है, 10 बजे पहुँच रहा है, तो ये 6 घंटा। इसका LCM हम डिस्टेंस ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर। स्पीड इसी डिस्टेंस से मेजर करके निकाल लेंगे, तो 60/6 इसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और इसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि ये 7 बजे निकल रहा है और शाम 5 बजे पहुँच रहा है, और ये बंदा दूसरा बंदा सुबह शाम में 4 बजे निकल रहा है, ये 4 बजे निकल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा, समय दोनों का समान करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि 4 बजे इसको भी यहाँ से खुलना होगा, निकलना होगा, और इसको भी यहाँ से निकलना होगा 4 बजे, तभी दोनों का जो रिलेटिव डिस्टेंस है उसको लेके हम समय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 4 बजे तक, 7 से 4 बजे तक, 7 से 4 बजे तक कितना घंटा हो गया? 9 घंटा। यानी कि 9 घंटा में वो कितना किलोमीटर तय करेगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल कितना घंटा है? 60 किलोमीटर। टोटल कितना डिस्टेंस है? 60 किलोमीटर। तो ये बीच का डिस्टेंस निकल गया आपका 6 किलोमीटर। ठीक है, तो समय कितना हो जाएगा दोस्तों? टाइम मिलने का, ये दोनों आपस में कब मिलेंगे? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 6 किलोमीटर, और चाल कितना? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 6 + 10 हो जाएगा। ये हो गया आपका समय, और गुना 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मिनट में निकल जाएगा। तो 6/16 और गुना 60, 2 तिहाई 6, 2 8 16, और ये 4 से 15 और 4 दूनी 8, 15 तिहाई 45/2, यानी कि 22.5 मिनट आपका होगा। यानी समय जो होगा कहाँ से काउंट होगा? आपका 4 बजे से काउंट होगा। तो 4 से 22:30 यानी कि लगभग कितना हो जाएगा? 4:23 पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक बस की गति बिना रुकावटों के 152 किलोमीटर प्रति घंटा और रुकावटों सहित 114 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है? यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कि 152 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, लेकिन स्टॉपेज के कारण 114 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है, तो कितना का लॉस हुआ है? तो आप कहेंगे 38 किलोमीटर प्रति घंटा का लॉस हुआ है। यानी कि 1 घंटा में वो 38 किलोमीटर कम चल रही है। 1 घंटा में वो 38 किलोमीटर कम चल रही है। ठीक है, तो 38 किलोमीटर कम चल रही है किसकी वजह से? स्टॉपेज की वजह से। तो 38 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगता अगर वो नहीं रुकती? तो 38 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 38 और चलती तो 152 से, है ना, और गुना 60 कर देंगे तो आपका मिनट में आ जाएगा। तो 19 दूनी 38, 19 ठीक, 8 बार में कट जाएगा, और 2 चौका 8 और ये 15, यानी कि 15 मिनट में वो 38 किलोमीटर तय कर सकती है, तो बिना रुकावटों सही। दैट मीन्स कि वह एक स्टॉप पे 15 मिनट रुक रही होगी। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका डायरेक्ट फार्मूला है, क्या है? 152 में से आप 114 घटा दीजिए, है ना। स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विथ स्टॉपेज अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज,
और गुना 60। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला, ये आपका निकल जाएगा यहाँ से। अगला सवाल है कि दो ट्रेनें सी और डी क्रमशः स्टेशन आर और एस से एक दूसरे की ओर चलती है। मिलने के बाद सी को स्टेशन एस तक पहुंचने में 4 घंटे 16 मिनट लगते हैं और डी को स्टेशन आर तक पहुंचने में 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। यदि सी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो डी की गति आपका क्या होगा। इसका सिंपल सा फार्मूला है कि सी का जो स्पीड होगा और जो डी का स्पीड होगा दोस्तों, यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि कहीं इस पॉइंट पे मिला है सी और डी, है ना। आर जंक्शन से आर और एस से एक दूसरे की ओर चल रही है, तो जब सी यहाँ तक पहुँची, यहाँ तक, यहाँ से इसको एस तक जाने में जो समय लगेगा और डी को यहाँ से यहाँ तक जो आने में समय लगेगा, है ना, इसका रेशियो हम ले लेंगे। ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा रेशियो लेंगे, पहले हम डी का लेंगे फिर आप सी का लेंगे। ठीक है, क्योंकि सी का स्पीड यहाँ पर है तो टाइम का रेशियो हम यहाँ पर उल्टा लेंगे। डी को आर तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, 3 घंटा 45 मिनट। तो 3 घंटा प्लस 45/60 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। अब बटा इसका समय कितना लग रहा है, 4 घंटा 16 मिनट, तो 4 + 16/60 कर देंगे। तो ये 2 8 16 और ये 30 बार में कट गया, 2 चौका 8 और ये आपका 15 हो जाएगा, 15 चौका 60 और 4 64। ऊपर में आ गया कितना, 15 गुना 15 और नीचे में कितना आ जाएगा, 64 गुना 4, 64 गुना 4। सी का स्पीड आपको दे रखा है कितना, 60 और बटा डी का आपको निकालना है। तो यहाँ से देखिए 15 बाहर आ जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, तो 15 चौका 60 आ गया। तो डी का मान कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 चौका 64 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि एक 348 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक पुल को 50 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। अगर वो पुल को पार करिए तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा दोस्तों, 348 प्लस पुल का लंबाई हम एल मान लेते हैं, है ना। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है आपका, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है, 50 सेकंड। चूंकि मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है ना, मीटर में दिया हुआ लेंथ आपका मीटर पर सेकंड में लेके चलेंगे तो 5/18 से इसमें स्पीड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया आपका। अब यहाँ से एल का मान आपको निकल कर आ जाएगा, 18 दूनी 36, 50 दूनी 100, इधर आ गया 500। तो एल का मान कितना हो जाएगा, 500 - 348 यानी कि 152 पुल की लंबाई होगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि एक मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 4:7 है। शराब से 9 लीटर अधिक पानी है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये 4 यूनिट है, ये 7 यूनिट है। कितना ज़्यादा है पानी, 3 यूनिट ज़्यादा है। और एक्चुअल में कितना ज़्यादा है, 9 लीटर ज़्यादा है। 3 तिहाई 9 हो जाएगा, है ना। तो ये 3 लीटर हो गया 1 यूनिट का मान। तो मिश्रण में पानी की मात्रा आपसे पूछ रहे थे, मिश्रण में पानी कितना है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 21 लीटर। 7 तिहाई 21 लीटर आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इस सवाल को देखिए दोस्तों। सवाल कह रहा है कि एक बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात 5:7 है। यदि 9 लीटर घोल निकाला जाता है और उतनी ही मात्रा में अम्ल डाला जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 9:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर घोल था। ठीक है, तो प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर घोल था दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम 9 लीटर घोल निकालते हैं तो निकालने के बाद भी जो एसिड और वाटर का रेशियो रहेगा वो आपका 5:7 ही रहेगा। ठीक है, ये बन कितना रहा दोस्तों, 9:7। चूँकि हमने यहाँ पर निकाल लिया 9 लीटर और उसमें हमने अम्ल डाल दिया तो ये 9:7 बन रहा। अम्ल डालने से क्या होगा, वाटर का रेशियो आपका सेम रहेगा। तो 7-7 ऑलरेडी सेम है। तो यहाँ पर एसिड में कितना चेंजिंग हो रहा है, तो 4 यूनिट का चेंज हो रहा है। तो 4 यूनिट का चेंज कितने के बराबर है, क्योंकि 9 लीटर हमने निकाला था, है ना। तो 9 लीटर निकाला था, इसी की वजह से ये 4 लीटर का चेंजिंग आ रहा है। तो आपको निकालना कितना है, 7×5 12 यूनिट निकालना है। 12 यूनिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/4 और गुना 12। ठीक है, 4 तिहाई 12, 9 तिहाई 27। ये जो 27 लीटर निकला ये आपका निकाला हुआ क्वांटिटी था जब हमने 9 लीटर निकाल लिया था। अब इसमें आपको 9 लीटर ऐड करना पड़ेगा। तो आरंभ में जो टोटल क्वांटिटी था वो आपको मिल जाएगा 36 लीटर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 2145 है। मध्य संख्या का वर्गफल आपसे, वर्गमूल आपसे पूछ रहा है। तो 3 क्रमागत संख्याएं हम कौन कौन सा मान सकते हैं दोस्तों, x मान सकते हैं, विषम संख्या x+2 मान सकते हैं और x+4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, अगर x का मान 1 रखेंगे तो ये 1, 3 और ये 5। ठीक है, तो इस तरह से हम विषम संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं और इसको हम गुना कर देंगे आपस में। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 2145। दोस्तों 2145 को हम फैक्टराइज करने की कोशिश करें जिससे कि इस फॉर्म में वो आ जाए। तो 2145 को अगर हम 5 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा,
5 गुना 5 चौका 20 है ना, 5 दूनी 10 और 5 नवा 45, 429 को फिर फर्दर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दो 6 9 चौ 15, 3 से कट जाएगा, 3 गुना 14 तिहाई 42, 3 तिहाई 9 और 43 को 143 को हम फर्दर कर सकते हैं 11 गुना 13 में। तो टोटल कितना आ गया, 5 गुना 3 गुना 11 गुना 13। ठीक है, तो इसका फर्दर कितना आ गया, इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं दोस्तों, 11 गुना 13 गुना 15। ठीक है, तो आपका विषम संख्या मिल गया 11 13 और 15। इस फॉर्म में इसको, तो x का जो मिनिमम मान हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। तो मध्य संख्या का वर्गमूल आपसे पूछ रहा है, तो मध्य संख्या कौन सा है, 13 है, तो 13 का वर्गमूल कितना होगा, 169 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि 9 अंकीय संख्या 9834x9 7y4 88 से विभाजित है, तो 3x + 2y का मान आपसे पूछ रहा है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 88 से विभाजित होने के लिए क्या है कि संख्या 8 और 11 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 से विभाजित होने का नियम क्या है कि लास्ट की 3 संख्याएं 8 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, 7y और 4। तो आपको पूछ रहा है अधिकतम संभावित मान क्या होगा, तो अधिकतम संभावित मान तभी निकलेगा जब हम y का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। ठीक है, y का मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए मिनिमम वैल्यू क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि अगर यहाँ पर हम 0 रख दें तो ये तीनों 7 0 4 8 से कट जाएगा, 88 64 88 64। अब 0 रखे तो अगली संख्या कौन सी होगी, तो इसमें 8 ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 784। 784 में y का मान जो है मैक्सिमम होगा, तो 8 नमा 72 है ना, 8 नमा 72 और 88 64, तो 8 जो होगा दोस्तों वो आपका मैक्सिमम संख्या होगा, ये y का मान आपका आ गया। ठीक है, अब 11 से डिवाइड होने के लिए अल्टरनेट संख्या जो है 11 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि 9 3 12 प्लस x प्लस 7 प्लस 4, तो कितना हो गया, 9 3 12 प्लस 7 19 4 23 प्लस x, 23 प्लस x में से हमको घटाना कितना है, तो 8 4 12 और 9 21 प्लस y का मान कितना हो गया दोस्तों, 8 21 और 8 29 घटाना है। तो 11 से विभाजित होने के लिए 0 या 11 का 0 या कोई ऐसी संख्या आना चाहिए जो 11 से विभाजित हो, है ना। तो x का मान कितना रख देंगे यहाँ पर, तो 6 रख देंगे, तो मैक्सिमम तो 6 ही रख सकते हैं ना, ताकि ये 0 आ जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x + 2y का मान कितना आ जाएगा, 3 गुना 6 प्लस 2 गुना 8, तो 18 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 34 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 545 है, उनके अंतर का वर्ग 1 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि x² + y² का मान आपको दे रखा है 545, और उनके अंतर का वर्ग यानी कि x - y का स्क्वायर आपको दे रखा है 1। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, x² + y² माइनस 2xy, और इसका मान क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो -2xy का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1 में से x² + y² का मान कितना है, 545, तो ये हो जाएगा 545, ये हो गया -544। ठीक है, तो एक्स वाई का आपका मान पूछ रहा है, तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 544/2 यानी कि 27 दूनी 54 272 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि यदि x + y + z = 10 है, x² + y² + z² = 80 है, तो 4x + 4y + 4yz + 4zx का मान क्या होगा। तो इसका फर्दर आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 इंटू XY प्लस YZ प्लस ZX, यही होगा, बराबर कितना हो जाएगा, x + y + z का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 100। इसका मान आपको दे रखा है 80 और इसका मान आपको निकालना है, तो 100 में से 80 जाएगा दोस्तों, तो इधर कितना बन जाएगा 20, और 20 बटा ये वाला 2 इधर भाग लग जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा आपका दोस्तों 10। आपको निकालना है 4x 4y 4z, यानी कि इसी में आपको 4 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4xy प्लस yz प्लस zx, इसमें भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 गुना 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान, यदि लाभ 40% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर CP दोस्तों 100 है, क्रय मूल्य अगर 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा।
अब चूंकि ये विक्रय मूल्य एक वस्तु का है तो 28 एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य x गुना 140 हो जाएगा और 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 28 गुना 100 हो जाएगा। इन दोनों को गुना करके आपस में बराबर कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, एक शून्य खत्म हो जाएगा, 14 दूनी 28, x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल 1083 है और उनका महत्तम समावर्त 19 है, उनका लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो दो पूर्णांक का गुणनफल 1083 है, महत्तम आप जानते हैं कि लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक जो होता है वो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होती है और दोनों का गुणनफल आपको दे रखा है 1083। एचसीएफ भी आपका 19 दे रखा है ना। तो एल का मान क्या हो जाएगा, एलसीएम का मान 19 पच्चीस 95 और 19 सती 33 से एल का मान हो जाएगा आपका 57। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि यदि कुल वस्तुओं का 75% 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुएं 20% हानि पर बेची जाती है तो कुल लाभ या प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो 75% आप बेच रहे हैं 20% लाभ पर और शेष वस्तुएं 20% हानि पर बेच रहे हैं, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा। मान लेते हैं कुल लाभ x है, तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 75% वाला, तो कितना हो जाएगा 3/4, ये 3:1 आ जाएगा। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा x + 20 और इधर कितना आ जाएगा 20 - x। अब x की जगह पे कौन सा रखेंगे कि इन दोनों का अनुपात जो है 3:1 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पर चूज कर लेंगे। अगर 8 8 रखते हैं तो ये 28:12 ये नहीं आएगा। 10 रखेंगे तो 30/20 - 10 30 यही आएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि पवन ने 2 मेज खरीदी, पहली 10,000 में और दूसरी 12,000 में। उसने पहली मेज को 10% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेचा, कुल मिलाकर उसे कितना लाभ या हानि हुआ। ठीक, इसको एलिगेशन मेथड से ही बनाएंगे, 10% लाभ पर और दूसरी को -20% हानि पर, कुल मिलाकर उससे पूछ रहा है लाभ या हानि, तो परसेंटेज निकाल लेंगे, टोटल लाभ कितना हो गया। पहला का दाम है आपका 10,000, रेशियो कितना निकल जाएगा 10:12 यानी कि 5:6। ये कितना हो जाएगा x + 20 और ये हो जाएगा 10 - x। तो x का वैल्यू ऐसा चूज करना है जिससे कि अनुपात 5:6 आ जाए। तो x का वैल्यू नहीं दे रखा है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 6x + 120 बराबर 50 - 5x, यही होगा। तो ये आ जाएगा 11x बराबर -70, यही होगा। 50 में से 120 जाएगा -70, x बराबर -70/11, यही परसेंट आएगा। माइनस डिनोट कर रहा है कि आपका लॉस में रहा। अब लॉस कितना हो जाएगा, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल है आपका 10,000 + 12,000, टोटल आ जाएगा आपका 22,000। 22,000 का 70/11 कर देंगे, उतना रुपया आपका लॉस में रहा होगा, 11 दूनी 22। और ये परसेंट में भी है तो 1/100 भी करना पड़ेगा आपको, 2 शून्य 2 शून्य खत्म हो गया, तो 70 × 20 आपका 1400 आपका आंसर हो जाएगा। लॉस का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है कि 28,000 पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, आधा वार्षिक संयोजन और साधारण ब्याज के बीच एक वर्ष में कितना अंतर होगा। तो अर्धवार्षिक है, यहाँ पर हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, तो साल कितना हो जाएगा, 1 साल का 2 साल हो जाएगा, समय में दुगना हो जाता है, रेट आपका आधा हो जाता है, तो रेट कितना हो जाएगा 20/2 यानी कि 10%। ठीक है, आप जानते हैं कि CI और SI 2 साल का जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PR²/100 का स्क्वायर यानी कि 100 × 100। और डिफरेंस आपको निकालना है तो P का मान डायरेक्टली रख दीजिए, 28,000 गुना R का मान हो जाएगा 100 और बटा 100 × 100, ये आ जाएगा आपका 280। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सवाल आज के। तो चलिए मिलते हैं कल नए सवाल नए कंसेप्ट के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और स्टे सेफ एंड हेल्दी। नमस्कार।